नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका यशसे कोचिंग सेंटर में। बच्चों, जितने भी बच्चों श्रेष्ठा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, प्रवेश परीक्षा क्लास 9 के लिए, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसी में से ही क्वेश्चन आप लोगों को फंसेगा या इसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, जिससे ये यहाँ पर क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है, उसी से संबंधित फार्मूले से संबंधित आप लोग को क्वेश्चन बच्चों देखने को मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो को देखकर सभी क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लें, ठीक है। चलें, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 फॉर रेशनल नंबर। परमेय संख्या के लिए सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए। तो इसमें देख सकते हैं कि ए वाला किस में मिल जाएगा। इसमें दिया गया है a प्लस बी बराबर b प्लस ए दिया गया है ना। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, अर्थात क्रम विनिमयता, ठीक है। ये इसका मतलब ए वाला जो मिल जाएगा वो किस पे मिल जाएगा, ए वाला चौथे पे मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर दो परमेय संख्या हम लें और उसको आगे पीछे क्रम को चेंज करके भी ऐड करें तो उसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ए का चौथे में मिल जाएगा। चलो बी का देखो क्या दिया हुआ है, बी का ए प्लस ब्रैकेट में है बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी और क्या दिया गया, सी दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये देखिए 3 परमेय संख्या लिया गया है। पहले इन 2 परमेय संख्या को जोड़ लिया गया है, फिर इन 2 परमेय संख्या को जोड़ा गया है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है बच्चों एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है, मतलब सहचारिता, ठीक है। मतलब यहाँ पर किस में मिल जाएगा, बी वाला मिल जाएगा पहले में, ठीक है। इसके बाद अगर सी देखें तो सी क्या लिखा हुआ है, ऐसे ए गुणे बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए का गुणा ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी। तो ये होता है बच्चों वितरण नियम, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिविटी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ सी वाला किस पे मिल जाएगा, यहाँ सी वाला तीसरे पे मिल जाएगा, ठीक है। सी वाला सॉरी बच्चों, सी वाला दूसरे पे मिल जाएगा, किस में मिल जाएगा, सी वाला दूसरे पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद डी देखते हैं। डी क्या लिखा है, डी देखो खाली 0 लिखा गया ना, डी 0 लिखा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे होंगे, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ये डी वाला तीसरे पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ए का चौथे पे, बी का पहले पे, सी का दूसरे पे और डी का तीसरे पे। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आप लोग को समझ के टिक वहां पर लगाना होता है, ठीक है, वहां पर OMR को फिल करना होता है, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक सम 10 भुजाओं वाला बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या है, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा तो आप लोग यही फार्मूला लगाएंगे जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या लगाएंगे, ठीक है। जब इस प्रकार से मिलेगा कि सम 10 भुज या सम 8 भुज, इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या लगाएंगे, n-2 180, ठीक है। अब ये देखिए फार्मूला कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि एक चतुर्भुज है, ठीक है, एक सम चतुर्भुज है, मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर इसके कोणों का योग क्या होगा इसको समझिए यहाँ पर, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखो भुजाओं की संख्या कितनी है बच्चों, भुजाओं की संख्या 4 है ना। मैं यहाँ पर एक आप लोग को समझा रहा हूँ कि वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भुजाओं की संख्या, यहाँ n जो है वो भुजाओं की संख्या है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो 2 गुणे 180 कितना हो जाएगा, 360। अब आपको पता है कि यहाँ पर भुजाओं का, इसमें कोणों का योग कितना आएगा, 360 ही आएगा, ठीक है। ये देखो जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग होता है, ये इतना तो आप लोग को पता है। और वर्ग के सभी यहाँ पर कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। इसका मतलब ये फार्मूला काम कर रहा है, ठीक है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कह रहा है कि सम 10 भुजाओं वाला बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या है। तो इसी पे लगाओ बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, 10 - 2 गुणे हो जाएगा 180 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ 180, ठीक
ठीक है, गुणा करो, 8 × 64 हो जाएगा बच्चों, 8 × 14 हो जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा 140। क्या 1440 कोई ऑप्शन है बच्चों? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आसानी समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों तीसरा, कह रहा है कि यदि किसी घन के केवल एक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो इस सवाल को नहीं लगा पाएगा बच्चों। ठीक है, अपनी संपूर्ण तैयारी करने के लिए बच्चों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और श्रेष्ठा एग्जाम 2025 करके नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जितने भी वीडियो पड़े हैं सभी वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, आप लोग की संपूर्ण तैयारी यहीं से ही हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इतना काम जरूर करेंगे। अगर एक चीज और, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें, क्योंकि आप लोग का एग्जाम 1 जून को है और 1 जून से पहले बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को करवा दिए जाएंगे, ताकि आप लोग का श्रेष्ठा एग्जाम में रैंक सबसे ऊपर आए। ठीक है, रैंक अच्छा रहेगा तो आप लोग का अपना मन चाहा विद्यालय मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, चलें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी घन के केवल एक किनारे को, तो देखो यहाँ पर अगर हम घन देखें ना बच्चों, घन कुछ इस टाइप का होता ना, ऐसे घन इंग्लिश वाले बच्चे क्यूब समझेंगे। ठीक है, तो इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। जो घन होता है, जो क्यूब होता है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो अगर इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा बच्चों? 6a² होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, 6a² होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखो कंडीशन के अनुसार कैसा क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ठीक है, कंडीशन इसमें क्या कह रहा है? कंडीशन इसमें ये कह रहा है कि एक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए। मतलब इसको हम अगर 2 गुना कर देते हैं, तो जब देखो बच्चों इसको 2 गुना करेंगे तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको अगर हम 2 गुना करते हैं, ठीक है, 2 गुना करते हैं, 2 गुना करते हैं तो इसका 2a हो जाएगा, a रहेगा, a ये रहेगा। अब यहाँ पर जब इसको मैंने 2 गुना कर दिया तो ये घन नहीं रहेगा, ये क्या हो गया? घनाभ हो गया, क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा इसका फार्मूला? इसका फार्मूला तो 2LBBH प्लस LH होता है, ये फार्मूला है। ठीक है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, ऐसा होता है। ठीक है, चलो आप लोग को थोड़ा सा दिख नहीं रहा, चलो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2a, और यहाँ गुणा चौड़ाई b, यहाँ पर a गुणे a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2a गुणे a। ध्यान देंगे 2a² प्लस a² और प्लस 2a² हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2a² a² 2a² तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 1 5a² हो गया ना, बराबर 5 दूना 10 a² हो गया। मतलब घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया वो 10a² हो गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने गुना हो जाएगा? तो इसको देखिए, गुना हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे? देखो 10a² घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें भाग कर देंगे तो अभी गुना पता चलेगा। ये कटा, अब इसको देखो 2 3 6 2 5 10, 5/3 गुना हो जाएगा किसके? किसके? घन के। घन के 5/3 गुना हो जाएगा। तो 5/3 क्या कोई ऑप्शन है बच्चों? यहाँ आप लोग देख सकते हैं, चौथा ऑप्शन है 5/3। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं, मैं इसको यहीं पर बताने की कोशिश करता हूँ। 5वां नंबर है, सॉरी 4था नंबर है। ठीक है, देखो कह रहा है कि x बराबर 1 और y बराबर 2 के लिए अभिव्यंजक xy प्लस x² प्लस y² का मान है। तो इसी में देखो रखना है xy प्लस x² प्लस y², इसी में रखना है। तो देखो x का मान कितना है बच्चों? x का मान यहाँ पर दिया गया है 1।
ठीक है। 1 गुणे 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा। 2 4 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 7। क्या 7 कोई ऑप्शन है बच्चों? यहाँ पर चौथा ऑप्शन 7 है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर में है, ठीक है। कह रहा है कि देखो यहाँ पर दिया गया है 3.5 और गुणे है 3.5 माइनस 2.5 और गुणे है 2.5, ठीक है, बटे यहाँ पर देखो दिया है 2.5 और गुणे 2.5 है माइनस 1.75 गुणे है 1.75, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ देखो 3.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, चलो लिख सकते हैं। 2.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो 2.25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 1.75 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पर फार्मूला एक याद होना चाहिए, या काफी बच्चे बहुत अच्छे हैं उनको याद होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी पे इसको एक्सपेंड करेंगे, देखो क्या हो जाएगा। इसको देखो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, 3.5 प्लस 2.5, ठीक है, ऐसे हुआ। फिर 3.5 माइनस 2.5 ऐसे, और बटे 2.25 और प्लस हो जाएगा 1.75 और यहाँ पर 2.25 और माइनस 1.75 ऐसे हुआ बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 5 5 10 हो गया, ठीक है, और 3 2 5 1 6, तो खाली 6 ही आएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा। इसको देखो यहाँ पर 2.25 और माइनस 1.7, इसको जोड़ दो, 5 5 10, 7 2 9, 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको देखो 2.25 माइनस 1.75, 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 2 में से 7 नहीं जाएगा, तो इधर से उधार लगा हो जाएगा 12, 12 में से 7 घटाएंगे बचेगा 5, ठीक है, 10 और यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर ध्यान दो 6 और ये देखो 4 का जब 0.5 पे गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 ही बचेगा खाली। अब इसको जब काटेंगे यहाँ पर देखो 2 कम 2 2 दिया, अच्छा तो 3 आ रहा है, ठीक है। कट के कितना आ जा रहा है? 3 आ रहा है, तो 3 देख सकते हैं आप लोग को, चौथा ऑप्शन जो है वो 3 दिख रहा है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, ठीक है। कह रहा है कि एक 4 अंकीय संख्या 1 3 5 y, कह रहा है 3 का गुणज है तो y का अधिकतम मान है, ठीक है। तो इसमें अधिकतम मान पूछ रहा है। चलिए तो गुणज है, जब ये 3 का गुणज है तो 3 से भाग करने पे जाहिर से कट जाएगा, ठीक है। और आप लोग इसको पढ़े होंगे, ठीक है, आप लोग नियम पढ़े होंगे कि अगर 3 से विभाज्य करना है तो क्या कर लेंगे, अगर इन सभी अंकों को जोड़ लेते हैं, ठीक है, अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो चलो देखते हैं, तो 1 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 5 9 हो जाएगा, 9 प्लस y बराबर 3, ठीक है। ध्यान देंगे अगर y की वैल्यू यहाँ पर मैं 0 ले लेता हूँ तो भी ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेना है? अधिकतम संख्या लेना है, ठीक है, अधिकतम। तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा? यहाँ पर 9 लूंगा, 9 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, तो 3 6 18, मतलब यहाँ पर y का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7वां नंबर, ठीक है। बच्चों आप लोग को हो सकता है कि आवाज में कुछ डिस्टरबेंस हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ये जहाँ पर ये क्लास शूट हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पर आवाज की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको पूरा देख के जरूर तैयार करिएगा। चले यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्व समीकरण नहीं है?
मतलब इसमें से कौन सा फार्मूला सही नहीं है, ये चीजें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, इसमें क्या दिया गया है, a प्लस बी और a माइनस बी ब्रैकेट में बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पहला वाला फार्मूला तो सही है, ठीक है। दूसरा वाला देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये दूसरा वाला सही नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से आप लोग को ये निष्कर्ष निकाल लेना है कि आप लोग को सभी फार्मूले जरूर अच्छे से अच्छे तैयार कर लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। ये तीसरा देखो दिया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। चौथा देखो, चौथा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दूसरा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर में है, कह रहा है कि 1 के पावर में 1 प्लस 2 के पावर में -1 प्लस 3 के पावर में -1 प्लस 4 के पावर में -1। कह रहा है इसका मान क्या होगा। देखो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, इसको 1/2 प्लस इसको 1/3 प्लस इसको 1/4, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर इन सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ गया। अब यहाँ पर देखो 12 और यहाँ 2 3 6 सॉरी 2 6 12, तो यहाँ पर 6 हो गया और 3 4 12, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। इन सभी को जोड़ो तो 6 4 10 और 10 3 13, ठीक है, और 13 और 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25/12, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और मैं जो तरीका बता दूंगा, ठीक है, इसमें आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे, देखना ध्यान से खाली, ठीक है। कह का मानक रूप है, ठीक है, मानक रूप। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो ध्यान देना, ठीक है। दशमलव यहाँ ना, दशमलव आपको खसका के यहाँ पर लाना पड़ेगा, मतलब 5.67 लिखना पड़ेगा। तो अब दशमलव जितना ही इधर आएगा, कौन सा साइड में, इधर साइड में, राइट साइड में, ठीक है, उतना ही क्या होगा 10 के घात पे माइनस जाएगा। देखो कैसे, 1 2 3 4 5, तो 5.67 गुणे 10 के घात पे -5 ऐसे लगा देंगे, बस यही हो गया आंसर, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से प्रश्न आएगा आप लोग तुरंत ऐसे लगा देना, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी ट्रिक के लिए आप लोग जरूर पूरा वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैथ आप लोग को बेहद ही आसान करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 3 के घात पे 2 प्लस 4 के घात पे 0 प्लस 5 के घात पे -1 पावर हो जाएगा -1, ऐसा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 9 और ये 1, और यहाँ पर इसको 1/5 लिख सकते हैं, पावर -1 को ऐसे ही रहने देते हैं। ध्यान दो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ, इसको बटे में 1 लिख सकता हूँ ऐसे, तो एलसीएम लेना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 9 × 5 = 45 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। पावर में -1 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। चले अब देखो 45 5 50 50 1 51, 51 के घात पे -1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 51/5 के घात पे -1 हो जाएगा। अब इसको जब -1 को हटाएंगे घात को तो ये 5/51 हो जाएगा, ठीक है। तो 5/51 यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन सही है, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर में कह रहा है कि यदि कागज की 15 शीटों का भार 75 ग्राम है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 75 ग्राम भार में कितनी सीटें आ रही हैं, 15 सीट आ रही है, ठीक है। तो 1 ग्राम भार में कितनी सीटें आएंगी, 15/75 कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे कि 1.5 किलो भार में कितनी सीटें आएंगी। तो देखो अगर हम यहाँ पर 1.5 किलो निकालें और 1.5 किलो केजी का मतलब कितना हो जाएगा, 1500 ग्राम हो जाएगा ना बच्चों। 1500 ग्राम में अगर हम देखें कितने सीटें आएंगी, तो हम क्या कर देंगे, जब 1 ग्राम में इतनी सीटें आ रही हैं तो 1500 ग्राम में क्या कर देंगे, 1500 से गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर अगर हम इसको 5 से काटे, चलो छोटे से काटे, 5 या 15, 300 हो गया, और 5 के 5, 5 25 25 आएगा, 15 दूना 30, मतलब 20 हो गया यहाँ पर। तो गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 15 दूना 30, अर्थात 300 हो गया। ठीक है, 300। तो इसमें कौन सा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से है। चल 12 नंबर में है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि इसमें भी सूची 1 और सूची 2 दिया गया, इसमें मिलान करना है। तो ए वाला देखो क्या दिया है, एक्स वाई, खड़े ना। तो एक्स वाई ये एक पद है, अर्थात मोनोमियल है, मतलब ये तीसरे पे मिल जाएगा। ठीक है, बी वाला देखिए, एक्स प्लस वाई, इसमें 2 पद है। ठीक है, एक्स प्लस वाई देखिए 1 2, यहाँ पर चर से नहीं मतलब है कि इसमें 2 चर था तो ये 2 पद हो जाएगा, नहीं बच्चों। यहाँ पर अगर प्लस और माइनस से अलग है तो वहां पर पदों की संख्या बढ़ती या घटती है। तो एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर कितने पद हैं, 2 पद हैं, अर्थात ये 2 पद है, तो ये दूसरे पे मिल जाएगा। ठीक है, सी क्या है, 6 है, तो ये एक अचर है, अर्थात कांस्टेंट है, तो ये किस में मिल जाएगा, नियत पे, मतलब चौथे पे। डी कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, इसमें 3 पद है, तो मतलब ये त्रिपद है, अर्थात ट्राइनोमियल, तो ये किस पे मिल जाएगा, ये दूसरे पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। ए का तीसरा ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जा रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। 1 मिनट बच्चों, ए का तीसरे पे गया है और एक्स प्लस वाई ये यहाँ पर पहले पे गया था बच्चों, सॉरी पहले पे गया था, तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, चले देखें, ये कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं 400, 800, 4000 और 8000 में कौन सी पूर्ण घन है। ठीक है, तो पूर्ण घन संख्या कौन सी संख्या होती है, ऐसी संख्या है जिसका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो वो 3 3 का क्या बन जाता है, जोड़ा बन जाता है ना बच्चों, तो वो पूर्ण घन संख्या होती है। तो यहाँ पर अगर 400 का देखें तो 400 पूर्ण घन संख्या नहीं है। 800 को देखें तो ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। 4000 का देखें तो ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। कारण इसका एक कैसे, देखो अगर 4000 को देखें तो इसको हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और इसको 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। इसका तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन क्या है इसका तो त्रिप्लेट बन जा रहा है, 3 संख्याओं का जोड़, लेकिन क्या इसका बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसका देखो 8000 का देखो 8000, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, और क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 ऐसे। और जब इसको हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर 2 निकल जाएगा, यहाँ पर 10 निकल जाएगा, 2 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब 8000 जो है वो पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर में है, कह रहा है कि एक स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य 12000 है। ठीक है, छूट के बाद एक ऑनलाइन वेबसाइट इसे 1800 के मूल्य पर बेचती है, वेबसाइट द्वारा दी गई छूट है। ठीक है, तो इसका देखें तो अगर हमें यहाँ पर दिया गया है मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस दिया है, कितना दिया है, 12000 दिया गया, 12000। ठीक है, और इसको बेचा कितने जा रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, 1800 रुपया है। तो अगर यहाँ पर हम छूट देखें, छूट तो कितना है, 12000 माइनस 1800। ठीक है, तो इसमें घटाएंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ 0, ये 10,200 रुपया छूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रतिशत में बताना कितना छूट दी गई, तो हम छूट प्रतिशत निकालेंगे। छूट प्रतिशत तो हम क्या कर लेंगे, 10,200 को ऊपर लिखेंगे और 12,000 को नीचे लिख लेंगे और 100 से कर देंगे गुणा। अब देखिए ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बचा हुआ है 12, तो इसको अगर हम 2 से चलो काटते पहले नंबर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये 0 कटा, ये 0 कटा, 2 5 10, 2 ये 0 हो जाएगा, 2 6 12। तो फिर चलो 2 से काटते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा
और 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 3 6, 3 8 24 और 3 पचे 15। तो इस प्रकार से देखें तो 85 आ जा रहा ना, तो 85% यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर में है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या को 100% बढ़ा देने से नई संख्या, ठीक है, और नई संख्या का 25% नई संख्या से घटा दिया जाता है, तो शेष संख्या मूल संख्या का कितना गुना है? ध्यान देंगे इसको बच्चों। अगर ऐसी प्रश्न आता है और ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दबाजी में करने की कोशिश करते हो, दिमाग शांत करके कोशिश अगर नहीं करते हो, तो आप लोग का क्वेश्चन जरूर गलत जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बार बार पढ़ना होता है और उसको समझना होता है। कह रहा है कि ए न्यू नंबर इज फॉर्म्ड इन बाय इंक्रीजिंग ए नंबर बाय 100%। ठीक है, तो 100% मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, माना संख्या जो है वो क्या है, मान लेते हैं संख्या जो है वो 100 है। अगर इसका 100% हम बढ़ाएंगे, 100% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा इसका 100%? देखो 100% का जब 100% निकालेंगे बच्चों तो कितना होगा, 100 ही तो होगा, तो 100 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 हो गया। अब करें नई संख्या का 25%, तो नई संख्या का अगर 200 का हम 25% यहाँ पर निकाल लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये कटा, तो 25 में कितना हो गया, 50 हो गया। तो अगर 200 में हम 50 रुपये घटा देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 150 बचेगा। तो कह रहा है कि शेष संख्या मूल संख्या की कितना गुना है। ठीक है, तो मूल संख्या कितना था, 100 रुपया, इसका ये 150 कितना गुना है, ये चीजें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, गुना बताने के लिए ऐसे 150 को ऊपर लिखेंगे, 100 नीचे लिखेंगे, तो ये कटा, तो कितना आ जाएगा, 150, 1.5 आएगा, 1.5 गुना हो जाएगा, मतलब 1.5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को जरूर आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर में है। कह रहे कि 64,000 की कीमत वाले एक मोबाइल का अवमूल्यन 25% प्रति वर्ष की दर से होता है, 3 वर्ष के पश्चात इनकी कीमत होगी। ठीक है, तो जो यहाँ पर मोबाइल की कीमत है वो कितना है, 64,000 है। ठीक है, मोबाइल की कीमत कितना है बच्चों, 64,000 है ना, और इसका अवमूल्यन जो हो रहा है, मतलब रेट किस % से घट रहा है, 25% के रेट से घट रहा है। कितने साल तक, 3 वर्ष तक। ठीक है, 3 वर्ष तक। तो कह रहा है कि इसकी कीमत क्या होगी। तो जब भी मूल्य घटता है किसी चीज का, ठीक है, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था और इसी क्वेश्चन में 2022 में जो पेपर आया हुआ था उसी में ही क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप का। तो जब अवमूल्यन होगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अवमूल्यन की P1 - R/100 पावर में n। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए P का मतलब क्या हो जाएगा, 64,000, 1 - R 25/100 और पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर 64,000, यहाँ पर देखो 25 चौके 100 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 - 1/4 पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 64,000 और गुणे यहाँ पर देखो 3/4 बचेगा, तो 3/4 का 3 बार गुणा होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो 4 चौक 16, 16 चौके 64 और 64 ऐसे मैंने काट दिया। ठीक है, बचा 1000, 3 त्रिका 9, 9 27, तो 27 का 1000 में गुणा करेंगे तो ये 27,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि निम्नलिखित में कौन 3D आकृति नहीं है। तो इसमें वृत्त जो है वो 3D आकृति नहीं है, ये 2D है। ठीक है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो एक सम चतुर्भुज दिया गया है, अगर जिसको इस क्वेश्चन का फार्मूला नहीं आता रहेगा वो उसका क्वेश्चन छूट जाएगा। ये फार्मूले पे बेस ही है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये 12 है और ये है
6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। तो एरिया ऑफ रोम्बस, इसको हम रोम्बस कहते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 D1 गुणे D2 होता है। तो 1/2 D1 12 गुणे 6, तो 2 3 6 हो जाएगा। तो 12 12 12 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना सही हो जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात इसमें कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में यहाँ पर। ठीक है, 19 नंबर में कह रहे 2/5 का प्रतिलोम है। 2/5 का प्रतिलोम मतलब उल्टा है। ठीक है, प्रतिलोम जब भी कहेगा तो इसको ऐसा पलट दो चुप मार के। ठीक है, तो इसका 5/2 कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बेहद ही आसान यहाँ पर प्रश्न ये दे दिया था। 20 नंबर में देखो, कह रहा है कि एक आशून्य वास्तविक संख्या की गुणात्मक सर्वसंख्या और योगात्मक सर्वसंख्या का गुणनफल होगा। ठीक है, तो गुणात्मक सर्वसंख्या, तो गुणात्मक सर्वसंख्या जो होता है वो 1 होता है और योगात्मक सर्वसंख्या जो होता है वो 0 होता है। तो इनका गुणनफल जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, फिर जो बच्चे इसका प्रैक्टिस किए होंगे उसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, देखो पहला कह रहा है कि a + b = b + c कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू हो रही है। ठीक है, तो ये पहला तो सही है। ठीक है, दूसरा देखो इसमें कह रहा है कौन सही नहीं है, जो सही नहीं होगा वही सही होगा। दूसरा है a × b + c बराबर क्या यहाँ पर लिखा है, a × b और प्लस a × c, ये भी सही है। तीसरा a + b × c, तो यहाँ पर a + b दिया गया है और गुणे a + c दिया गया है। तो काफ़ी कंफ्यूजन वाला यहाँ पर दे दिया गया है, ऐसा नहीं होता है। इसको अगर हम ऐसे a + b c लिखना चाहेंगे, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ बच्चों, कुछ नहीं हो सकता ना, ये ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर जो ये विस्तार करके दिया है ये गलत है, अर्थात ये गलत है कथन, तो इसका मतलब यही सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका तीसरा सही हो जाएगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, एक सम बहुभुज का बहिष्कोण 12 है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। तो ये भी बेहद ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन गलत कर दोगे बच्चों। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए। देखो जब भी इस प्रकार से यहाँ पर देगा, ठीक है, कि एक सम बहुभुज का बहिष्कोण इतना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 12 दिया गया है, फिर 36 दे सकता है, 90 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। ठीक है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी भुजाओं की संख्या पूछेगा तो हम लिखेंगे भुजाओं की संख्या 360 और बटे जितना अंश दिया बहिष्कोण दिया ना उतना ऐसे भाग कर देना। अब देखो 12 या 36, मतलब इसमें भुजाओं की संख्या जो आ जाएगी वो 30 आ जाएगी। ठीक है, 30 क्या कोई ऑप्शन है, तीसरा है। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो इसको मैं आप लोग को चेक कराता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो जैसे यहाँ पर एक हमको दिया गया है, ये एक सम बहुभुज है, मतलब ये वर्ग है। ठीक है, इसका बहिष्कोण दिया है 90 अंश। तो कह रहा है कि इसके कितनी भुजाएं होंगी, तो देखो 360 बटे 90 काटो 4, तो 4 भुजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये केवल समझाने के लिए था, यहाँ तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, अगला है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, अगर बच्चों को पढ़ाया नहीं गया होगा, समझाया नहीं गया होगा तो वो गलत कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 23 का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो किसी घटना की प्रायिकता जो है वो एक से ज्यादा नहीं होती है, इतना ध्यान रखना। किसी घटना की प्रायिकता जो होती है वो एक से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, मतलब एक से हमेशा क्या होती है, कम ही होती है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर एक से हमेशा क्या होती है, कम होती है। सॉरी बच्चों, इसको चिन्ह उल्टा लग गया। ठीक है, एक से हमेशा कम होती है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है ये 5/4,
तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 दशमलव कुछ आएगा, अर्थात यही सही हो जाएगा। मतलब जो ये 5/4 दिया गया यही गलत है, तो इसलिए यहाँ पर यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे 24 नंबर को बच्चों मैं नहीं बताने वाला हूँ। एलसीएम है 108 है, 135, 165। आप लोग बच्चों एलसीएम लासा निकाल के बताएं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे इसको सही बताते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। टिप्पणी प्रतीक के स्वाभाविक अर्थ हैं। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच, ये सही है। फिर यहाँ पर देखिए फार्मूला आप लोग को ध्यान में रखना होगा, फार्मूला याद रखना होगा। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच, ये सही है। घनाभ का आयतन यल गुणे बी गुणे एच, ये भी सही है। घन का आयतन ए क्यूब, ये सही है। चौथा गोले का आयतन पाई 4/3 पाई r क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पर 4 पाई r क्यूब खाली दिया गया, तो ये गलत है। मतलब ये कथन ये सत्य नहीं है, तो यही वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। a⁴ माइनस b⁴। ठीक है, तो इसको मैं डिटेल में आप लोग को बता देता हूँ। चलो ये पेन तो चल ही नहीं रहा, चलो इसी से ही आप लोगों को समझना होगा, कोई बात नहीं है। a यहाँ पर दिया गया है 4 और b⁴। ठीक है, देखो इसको कैसे क्या करो, a² और माइनस b², इसको ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये आपको फार्मूला बन गया a² माइनस b², तो क्या करेंगे a² प्लस b² एक ब्रैकेट में a² माइनस b², तो ये देखो a² प्लस b² ऐसे हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, तो ये क्या कोई ऑप्शन है बच्चों? चलो देखो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ये इस पे फार्मूले पे क्वेश्चन कक्षा 5 में बहुत लगवाया गया होगा आपको। ठीक है बच्चों, तो इसको जान जाइए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कौन सा सही है बच्चों? पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से निर्देशांक x अक्ष पर स्थित हैं। चलो तो ये होता है x अक्ष, ये y अक्ष। ठीक है, तो देखो x अक्ष पे जो होता है, x अक्ष पे पूछ रहा है ना, तो x अक्ष पे क्या होता है कि y का जो निर्देशांक होता है वो 0 होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देखिए 2.0 जो दिया गया है 2.0। ठीक है, तो यही पॉइंट जो है यहाँ पर x अक्ष पे स्थित है, तो इसका मतलब इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, दमदार क्वेश्चन है भाई। a प्लस बी a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab और a² प्लस b² माइनस ab। चलो ध्यान दो, इसको देखो क्या लिख सकते हैं बच्चों, a² माइनस b² लिखा जा सकता है। चलो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको बिग ब्रेकर पर ले बनाता हूँ, a² प्लस b² का होल स्क्वायर। इसको देखो यहाँ पर माइनस a² माइनस b² ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इतना ध्यान दिए बच्चों आप लोग को। चलो देखो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। अब ये देखो क्या हो जाएगा, ये a⁴ माइनस b⁴ का ये एक्सपेंडेड रूप है। ठीक है, अगर आप इसको करना चाहोगे तो इसको कर सकते हो। ठीक है, ये इधर से चलो या इधर से चलो, ठीक है, यही आएगा। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर समय लेके आप लोग को कर देता हूँ। जिससे देखो इसको a³ का होल स्क्वायर माइनस b³ का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में क्या हो जाएगा a² इसको पूरा a मानो, इसको पूरा a मानो, इसका b मानो, तो a² माइनस b²। तो एक कोष्टक में क्या होता है, एक मिनट बच्चों, इसको हम ये लेते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तब सही होगा।
अब देखो 2 3 6 यही तो लिखा गया है। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है, ये फार्मूला आप लोग जान जाओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ये इसका एक्सपेंडेड रूप होता है, ठीक है। तो अब देखो अभी यही आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी, और दूसरे में क्या हो जाएगा, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये आया ना। अब इसको देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ऐसा किया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर बच्चों, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, चले देखें, इसको जब खोलोगे तो यही आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं खोल के इसको दिखाता हूँ कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 और प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा ना, और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, है देखो। इसको जब घटाएंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और प्लस बी पावर 4 प्लस ए पावर 4, यही तो आया बच्चों, ठीक है। ये देखो आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, ये जो ऑप्शन दिया गया है दूसरा, तो यही वाला आएगा, ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है। तो इसका जो है ये दूसरा सही हो जाएगा। 30 का देखिए, 30 का तो 95.5 और गुणे दिया गया है 100.5। देखो इसको मैं क्या करता हूँ, बटे 1 लिखता हूँ और यहाँ पर अंश और हर में 100 से गुणा कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 995 और गुणे हो जाएगा 1005 और बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर 995, यहाँ पर क्या लिख सकते हो 1000 प्लस 5 लिख सकता हूँ, बटे 100 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर, अब इसका गुणा करेंगे तो 995 और ये 3 0 हो जाएगा, और प्लस 5 5 25, 5 9 45, 45 2 47, 5 और 45 और 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, और बटे 100। तो जब इनको जोड़ोगे तो ये 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और बटे 100। तो जब इसको बदलोगे तो दशमलव यहीं पर लग जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो आप लोग की तैयारी में मददगार साबित हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।